बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बॉन्डिंग इन न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड का आप लोगों को पता होगा कि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के यूनिट के मिलने से न्यूक्लिक एसिड बनता है। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? न्यूक्लियोटाइड जो है एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड, इन तीन चीजों के मिलने से एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक चेन के अंदर जुड़ते जाते हैं वो एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं और उस पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन को न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया जाता है। अब एक न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए जो न्यूक्लियोटाइड है वो किस तरतीब के साथ जुड़ रहे हैं और कौन सी चीज किस पोजीशन के ऊपर वाक़ है, इस चीज को हम कहते हैं बॉन्डिंग पैटर्न इन न्यूक्लिक एसिड। तो आज हम न्यूक्लियोटाइड्स का न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो बॉन्डिंग पैटर्न है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले कुछ उसूल बताए गए हैं कि इन उसूलों को मद्देनजर रखते हुए जो है हम न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस को जोड़ेंगे और हमारे पास न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। तो पहला जो उसूल है वो कहता है नाइट्रोजन बेस जो होती है एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर, जो नाइट्रोजन बेस होती है वो हमेशा अटैच होती है कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के अंदर नाइट्रोजन बेस कार्बन नंबर 1 के ऊपर अटैच होगी। यहां पर अगर आप देखें तो 5 कार्नर वाली एक पेंटोज शुगर मौजूद है और इस पेंटोज शुगर को अगर आप इसके कार्बन की नंबरिंग काउंट करें तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब फॉर एग्जांपल ये इसके क्या है, 5 कार्बन एटम हैं, तो इसके कार्बन नंबर 1 के ऊपर क्या होती है, नाइट्रोजिनस बेस अटैच होती है। अब नाइट्रोजिनस बेस मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ऐसी ऑर्गेनिक चीज है, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है और ये क्या होता है, या तो सिंगल रिंग की फॉर्म में होती है या फिर डबल रिंग की फॉर्म में होती है। तो वो जो नाइट्रोजन बेस है वो कहता है कि पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होगी। अब ये है पेंटोज शुगर, तो इसका जो कार्बन नंबर 1 है यहां पर एक नाइट्रोजन बेस अटैच है और ये डबल रिंग वाली है, तो ये कौन सी होगी, प्यूरीन होगी। अब दूसरी शर्त क्या है, वो कहता है फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप जो है ये अटैच होगा टू द कार्बन नंबर 5 ऑफ पेंटोज शुगर एंड न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो पेंटोज शुगर है उसके कार्बन नंबर 5 के ऊपर फास्फेट ग्रुप या फास्फोरिक एसिड अटैच होगा। अब ये हमारे पास फास्फोरिक एसिड है H3PO4, तो ये कहां पर अटैच है, कार्बन नंबर 5 के ऊपर। पहली दो शराइत कि नाइट्रोजिनस बेस कार्बन नंबर 1 के ऊपर अटैच है और फास्फेट ग्रुप या फास्फोरिक एसिड जो है वो कार्बन नंबर 5 के ऊपर अटैच होता है। अब नेक्स्ट क्या कहता है, वो कहता है कि एक फ्री OH ग्रुप अटैच होता है कार्बन नंबर 3 ऑफ पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर को अगर आप देखें तो यहां पर देखें ये 2 OH ग्रुप मौजूद होते हैं, तो कार्बन नंबर 3 के ऊपर जो OH ग्रुप मौजूद होता है। अब आगे देखते हैं कि ये OH ग्रुप करता क्या है, वो कहता है कि ये 3 नंबर के ऊपर मौजूद OH ग्रुप और कार्बन नंबर 5 के ऊपर मौजूद फास्फेट ग्रुप का OH ग्रुप, ये आपस के अंदर रिएक्ट करते हैं जब 2 न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं। यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड जो है जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से मिलता है तो उसका कार्बन नंबर 3 के ऊपर मौजूद OH ग्रुप और दूसरे का कार्बन नंबर 5 के ऊपर मौजूद फास्फोरिक एसिड का OH ग्रुप, ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं। जब मिलते हैं तो एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, यानी H और OH के मिलने से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है डिहाइड्रेशन प्रोसेस। रिमूवल ऑफ वाटर इज नोन एज डिहाइड्रेशन। तो अब यहां पर देखिए, थोड़ा सा गौर करें
कि कहता है जो फास्फेट है कार्बन नंबर 5 के ऊपर और कार्बन नंबर 3 के ऊपर OH ग्रुप मौजूद है, तो ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। और इस कोवलेंट बॉन्ड की खासियत ये है कि ये दो न्यूक्लियोटाइड को आपस के अंदर लिंक करता है। अब ये वाली बात डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाता हूं। ये आप देखें ब्लू कलर के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड है जिसके अंदर एक क्या है हमारे पास, पेंटोज शुगर है, इसके कार्बन नंबर 5 के ऊपर फास्फेट ग्रुप अटैच है, कार्बन नंबर 1 के ऊपर नाइट्रोजन बेस अटैच है। सिमिलरली एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड है जिसके अंदर भी सेम यही चीज है, कार्बन नंबर 5 के ऊपर क्या है, फास्फेट ग्रुप है, कार्बन नंबर 1 के ऊपर नाइट्रोजन बेस मौजूद है। तो ये दो न्यूक्लियोटाइड हो गए। अब इस न्यूक्लियोटाइड का, पहले न्यूक्लियोटाइड का OH ग्रुप और दूसरे, और ये कार्बन नंबर 3 के ऊपर मौजूद है, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 5 के ऊपर मौजूद फास्फोरिक एसिड का OH ग्रुप, ये आपस के अंदर मिलते हैं। जब ये आपस के अंदर मिलते हैं तो ये H और OH जब मिलते हैं तो H2O रिलीज हो जाता है और दरमियान के अंदर जो बॉन्ड है वो कुछ इस तरह से रह जाता है, इस तरह से बॉन्ड रह जाता है। तो इसी बात को वो कह रहा है कि यहां पर जो है हम इसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और ये जो बॉन्ड बनता है इनके दरमियान वो कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। यानी कार्बन नंबर 5 के ऊपर मौजूद फास्फेट ग्रुप और कार्बन नंबर 3 के ऊपर मौजूद OH ग्रुप जब आपस के अंदर रिएक्ट करेंगे, याद रखें ये एक ही न्यूक्लियोटाइड के रिएक्ट नहीं कर रहे, ये एक न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट ग्रुप और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का यहां से हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, ये दो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान ये रिएक्शन होगा। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन का मकसद ये होता है कि ये दो न्यूक्लियोटाइड को आपस के अंदर लिंक कर सके। तो इस लिंकेज के जरिए फिर क्या होता है, मजीद न्यूक्लियोटाइड भी एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं और एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसका यह है, वो कहता है कि इसका बेनिफिट ये होता है कि जितने भी हमारे पास DNA है या RNA यानी जो भी न्यूक्लिक एसिड है हमारे पास, उसकी लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड बन जाती है। यानी कि अब ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड इस कोवलेंट बॉन्ड के जरिए मिला, तो इसी तरह फिर क्या मिलेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से चाहे DNA हो या फिर RNA हो तो उनके अंदर क्या बनेगी, एक लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, वो कहता है कि फास्फेट लिंक विद 2 शुगर बाय पेयर ऑफ ईस्टर। वो कहता है दो शुगर मॉलिक्यूल को जो फास्फेट है वो लिंक करता है और दो ईस्टर बॉन्ड्स बनाता है, 2 पेयर्स ऑफ ईस्टर, 2 ईस्टर बॉन्ड बनाता है और उन बॉन्ड्स को फास्फोडाई ईस्टर बॉन्ड का नाम दिया जाता है। और ये हमेशा क्या होता है, 2 न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान होता है। अब अगर यहां पर देखें इस डायग्राम को, तो ये एक हमारे पास पेंटोज शुगर मौजूद है और दूसरी ये पेंटोज शुगर मौजूद है। अब इन दोनों के दरमियान में देखें तो ये एक फास्फेट ग्रुप मौजूद है जो यहां से इसके OH ग्रुप के साथ अटैचमेंट कर रहे हैं और इसके CH ग्रुप के साथ अटैचमेंट कर रहे हैं। यानी एक फास्फेट ग्रुप 2 शुगर मॉलिक्यूल को आपस के अंदर 2 बॉन्ड्स के जरिए, एक बॉन्ड यहां पर और एक यहां पर, 2 बॉन्ड्स के जरिए आपस के अंदर अटैच करवा रहा है, लिंक करवा रहा है। तो इन 2 बॉन्ड्स को, हर एक सिंगल बॉन्ड को ईस्टर बॉन्ड कहते हैं और इन 2 बॉन्ड्स को जो फास्फेट की वजह से बन रहे हैं फास्फोडाई ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। और इसकी सिंबल यह है कि एक तरफ ये क्या करता है, ये O के साथ और दूसरी तरफ C के साथ मिला हुआ है। यहां पर देखें O के साथ और ये O का C के साथ मिला हुआ है। तो इस तरह का जो बॉन्ड है हम उसको क्या बोलते हैं, फास्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। और इस बॉन्ड का फायदा क्या है कि ये न्यूक्लियोटाइड की चेन को मजीद लिंक करने के अंदर क्या करता है, रोल अदा करता है। तो इस फास्फोडाई ईस्टर बॉन्ड को मजीद आगे जाके भी मैं एलाबोरेट करता हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, वो कहता है कि लास्ट के ऊपर जब ये बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो लास्ट के ऊपर 2 यूनिट पॉलीमर स्टिल हैज 1 free 5 phosphate at one end and 3 hydroxyl group at other end।
अब इसका मतलब यह है कि जब हमारे पास एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी तो जहां से स्टार्ट हुई थी वहां पर भी एक OH ग्रुप मौजूद होगा कार्बन नंबर 5 के ऊपर, और जहां पर ये एंड होगी वहां पर कार्बन नंबर 3 के ऊपर भी एक OH ग्रुप मौजूद होगा। इसका मतलब यह है कि ये मजीद न्यूक्लियोटाइड्स के अटैचमेंट के लिए भी क्या करेगा, एक सहूलतकारी फराहम करेगा। तो यहां पर अगर आप देखें ये एक OH ग्रुप मौजूद है, और यहां पर बिल्कुल नीचे आके अगर यहां पर देखें, मैं इसको अगर इरेज कर दूं, यहां तक ये 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं और ये नाइट्रोजन बेस है, और इसका यहां पर भी एक OH ग्रुप मौजूद है। यहां पर कार्बन नंबर 5 के ऊपर मौजूद है और यहां पर कार्बन नंबर 3 के ऊपर मौजूद है। तो ये किस लिए होता है, ताकि मजीद न्यूक्लियोटाइड जो है वो यहां से जुड़ सके। अब यहां से क्या होगा, मजीद यहां पर आकर सेम इसी तरह से एक फास्फेट ग्रुप जुड़ेगा, और उसके साथ क्या होगी, पेंटोज शुगर के साथ मजीद नाइट्रोजन बेस होगी। तो इस तरह से एक और न्यूक्लियोटाइड इसके साथ ऐड हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है, वो कहते हैं कि इसका बेनिफिट ये है कि जितनी भी लीनियर स्ट्रैंड ऑफ DNA और RNA है, यानी RNA और DNA के जितने भी स्ट्रैंड्स हैं, उन तमाम के अंदर इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़ते जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।